Good morning everyone. Welcome to class 12th economics session today. बच्चों, today we are going to discuss about the foreign trade. As you all know, we are discussing about the chapter 2 in Indian economy. And in Indian economy, in the previous sessions, we have studied about industry, the type of industries, the weightage of industries. Today in this session, we are going to discuss about foreign trade, what all benefits are included in foreign trade, what are the advantages of initiating exports and imports on the vice versa set time. Now today students, the very first topic that is foreign trade, this what all it includes. See बच्चों, at the time of independence, raw material was exported from India to Britain in abundance. In abundance means बहुत सारा. On the other hand, finished goods from Britain were imported from India. ये आप सभी को पता है बच्चों कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता था कि जो भी चीज़ें कम पड़ती थी या जो भी चीज़ों की कमी होती थी वो सबकी पूर्ति करी जाती थी। और हमारे देश में क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज थे और हमारे देश में एग्रीकल्चर बेस्ड काम होता था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल की कमी नहीं होती थी। हमारे पास इतना होता था कि हम एक्सपोर्ट कर पाते थे ब्रिटेन में। मतलब इसको ही फॉरेन ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, फॉरेन इज आउटसाइड द कंट्री, ट्रेड इज बिजनेस, है ना। तो वो जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उसको हम फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों, फॉरेन ट्रेड के टाइम क्या हुआ था, तो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल होता था जो हम एक्सपोर्ट करते थे, उससे हमको करेंसी भी गेन होती थी, इसीलिए उस समय हम अपनी कंट्री को गोल्डन बर्ड कहते थे। लेकिन बेटे अब ये जो फॉरेन ट्रेड था, इसकी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद एक चेंज देखा गया। जो फॉरेन ट्रेड हुआ जब इंडिपेंडेंस हो गई है 15 अगस्त 1947 को, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमने बहुत सारे चेंजेस को नोटिस करा। जिसमें पहली बात है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का मतलब कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे कम हुए, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन एक्सपोर्ट्स कम हो गए। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल, और हम वो चीज़ों का इंक्रीज शेयर हमारा बढ़ गया जहाँ हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिजनेस बढ़ गया और एग्रीकल्चर का कम हो गया। तो एग्रीकल्चर हमारा वीक हो गया और हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड चेंज हो गए। मतलब जैसे हम पहले फॉर एग्जांपल किसी और राइस का एक्सपोर्ट करते थे, तो अब हमने वीट का करना स्टार्ट कर दिया। या पहले हम एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमने इंडस्ट्रियल बेस्ड रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन डिक्लाइन होता चला गया और हम एक मेन ट्रेडिंग पावर बन गए कि जो हमारा देश, हमारी कंट्री थी जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स को करता था। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि फॉरेन ट्रेड में किस तरीके से डिक्लाइन हुआ और किस तरीके से इंक्रीज हुए। फिर बात आती है बच्चों ट्रेड पॉलिसी की। अब देखो कंट्री में बेटे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ट्रेड वेलफेयर को हेल्प करती है। ट्रेड मतलब क्या होता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। जैसे कंट्री ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, कंट्री हैज़ मेड वेरियस पॉलिसीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड टू डिक्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सीड एक्सपोर्ट्स। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बने वहाँ पर ट्रेड को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोला गया। मतलब इनवर्ड मतलब अंदर, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का मतलब हुआ बेटे कि ट्रेड ये इनिशिएट करा गया कि ये देखा जाए कि जो देश में जिन चीज़ों की कमी है उनको अपने देश में मैन्युफैक्चर करके फिर उनको एक्सपोर्ट करा जाए। ये ना किया जाए कि अगर किसी चीज़ की ज़्यादा कमी हो रही है तो आप उसे इंपोर्ट कर लो, क्योंकि एट द एंड इंपोर्ट करने पे लॉस हो रहा था। अब जो ये स्ट्रैटेजी थी इसको टेक्निकली हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहते थे। ये बोला गया कि अगर बहुत ज़्यादा कमी किसी चीज़ की आ रही है और वो आपको लग रहा है कि आप उसको भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, तो आप उसको इंपोर्ट करा लो। उसके मतलब बाहर के देश में वो जो चीज़ है वो आप उसके अगेंस्ट ले लो। लेकिन ये कोशिश भी करी जाए कि अगर हमने उसको एक बार इंपोर्ट करा लिया तो ये कोशिश करी जाए कि अगली बार हमें उसे इंपोर्ट कराना ना पड़े। रीज़न बिहाइंड टू इनिशिएट आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड टू इनिशिएट आर एक्सपोर्ट्स। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रैटेजी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि इंपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करा जाए, कि अगर कोई चीज़ नहीं है हमारे पास तो हम कोशिश करें कि उसको बनाएं, रादर कि हम ज़्यादा इनिशिएट करें इंपोर्ट्स को। ठीक है, अब जो इंपोर्ट्स थे उनको हम किस तरीके से वो हमारे बढ़ते थे, जैसे अलग अलग, जैसे कोई चीज़ इंपोर्ट कराई तो उस पर टैरिफ पॉलिसीज़ बढ़ गई, उस पर ट्रेड पॉलिसीज़ बढ़ गई। ठीक है, तो उन डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा काम को कम किया गया, उस डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे काम को, हमारे फॉरेन कंपटीशन को डिक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट्स को डिक्रीज करने के लिए इनिशिएट करा गया, है ना। तो ये हुआ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इम्पैक्ट जो इसका था ट्रेड स्ट्रैटेजी का, वो क्या आया, वो ये आया कि उसने फॉरेन एक्सचेंज करने में हेल्प करी, उसने एक्सपोर्ट को बढ़ाया और इंपोर्ट को रिड्यूस करा। ठीक है, उसके बाद मार्केट्स, हमने जो मार्केट्स हमारी लार्ज डिमांड की बन सकती थी उन्हें भी बढ़ावा दिया गया। जो हम चीज़ें गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो डोमेस्टिकली जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, उनको क्या 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 वो हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उनको इनिशिएट ज़्यादा से ज़्यादा करा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया। हमने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाने की कोशिश करी। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल का बेस का मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसने डायरेक्टली किसको लीड करा, इन सभी बातों ने डायरेक्टली लीड करा इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और आप सभी को ये बात पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। अब इस जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे, इस पॉलिसी पे ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करा, बहुत सारी चीज़ों को अपोज किया। जैसे ये बोला गया कि अगर हम चीज़ों को इंपोर्ट कराते रहेंगे, अगर हम चीज़ों को इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी। क्यों? क्योंकि हम चीज़ें अपने घर पे नहीं बना रहे हैं, हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए। उसके बाद कंपटीशन की कमी होगी। क्यों? क्योंकि हम जब चीज़ों को ये देखेंगे कि हम ना बना पा रही हैं और इनको इंपोर्ट करा रही हैं, तो एक लेवल पे तो इंपोर्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में एक रोक लगा रहा है, कंट्री खुद में डेवलप नहीं हो पा रही। उसके बाद इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज हमारी इनएफिशिएंट होती चली जाएंगी और ये सभी चीज़ें एक एफिशिएंसी को लीड नहीं करेगी, हम कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट बनते जाएंगे। तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म व्हिच वाज अगेंस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ और विच वॉज अगेंस्ट द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी तरीके की कोई परमिशन एक रिटन फॉर्म में लेते हो सरकार से, व्हेन यू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एनी फॉर्म दैट इज सेड टू बी एज लाइसेंस, एक आपको सरकार की तरफ से एक वेटेज या एक वो मिलता है लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है बेटे, कि ऐसा टूल है जो रिसोर्सेज को जिस सेक्टर में जिस चीज़ को होना चाहिए वहाँ एफिशिएंट बनाता है, और इस लाइसेंस की वजह से एक स्पेशली डेवलपमेंट अथॉरिटी को डेवलप करा गया, दैट वाज IDRA। IDRA क्या होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रिजोल्यूशन एक्ट, जो 1951 में स्टैब्लिश हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेजोल्यूशन एक्ट का मतलब क्या हुआ, ये 1951 में डेवलप हुआ, और ये जो IDRA है वो इसलिए डेवलप हुआ ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी डेवलप कर सके, इसलिए इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिसोर्स एक्ट को अपनाया गया। अब इस मेन IDRA का जो 1951 में लॉन्च हुआ, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो बेटे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्लान्ड अथॉरिटीज और प्रायोरिटीज, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उनको रेगुलेट करा जाए, मतलब ये देखा जाए कि कौन सी इंडस्ट्री और कौन से सेक्टर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको डेवलपमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें प्लानिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात बोलेगी अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली बेटे एक ऐसी फर्म होती है, ये आपने 11th में भी पढ़ा था, कि जहाँ पर किसी एक ही प्रोडक्ट की और एक ही एंटरप्राइज की चलती है, उसका कोई कंपटीशन में नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ की IDRA से कोशिश करी कि हम मोनोपोली को हटा सकें, मोनोपोली हमारे साथ ना हो, रीजनल डेवलपमेंट हो सके, हम डेवलप कर सके।
ठीक है। और जो कंपटीशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो ना हो, हर कोई compete करे अपने आप से कि हमने खुद आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को ग्रोथ कैसे देनी है। उसके बजाय ये ना करे कि रीजनली डेवलप करे कि भाई सिख हैं तो सारे एक साथ सिख रहेंगे, या हिंदूज है तो वो एक साथ ना, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं तो एक साथ हर कोई बढ़ सके, दैट इज द बैलेंस्ड, उसी को बोला जाएगा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा जाए, जितने भी रिसोर्सेज हमारे स्कैर्स हो रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उनको यूटिलाइज करा जाए बहुत प्रायोरिटी मैनर में। लास्ट आता है इसी से संबंधित परमिट लाइसेंस राज। ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है बेटे, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हाउसेज हैं वहाँ से प्रोवाइड होती है, और उसका प्रॉपर एक सिनेरियो या एक मेथड होता है जिसके थ्रू वो लाइसेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। ताकि ये लाइसेंस किस चीज़ का होता है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो कहीं पर्टिकुलर एरिया में, तो आपको सरकार ये जब तक परमिशन नहीं देती, until and unless the government gives you the punishment कि yes permission कि yes you can set up an industry, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो I hope students you must have understood the topic which I have explained you today. Please go through the topic very carefully. The notes I have given you yesterday only. You just have to listen this video very carefully, and still if you have got any problems do message me out. Thank you बच्चों।